Okay, so good afternoon to all. Now we start. As mentioned, previous class we start today the विमान स्थान. So आज हम विमान स्थान को शुरुआत करेंगे. विमान स्थान क्या है, इसमें कितने चैप्टर हैं, क्या इसकी यूटिलिटी है, क्यों इसको सूत्र और निदान के बाद में रखा हुआ है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है. इसमें हमें पहले वाले चैप्टर में जो आज की हम स्टार्ट करेंगे रस विमान, वो उसमें क्या इम्पोर्टेंट है, क्यों रस विमान नाम से चैप्टर स्टार्ट किया, उसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें बताई जो हमारे लिए एग्जाम पर्पस के साथ साथ हमें और क्लिनिकल लेवल पे कितना हेल्पफुल है. तो इन सब चीज़ों के बारे में आज चर्चा करेंगे. हमारा टॉपिक है आज विमान स्थान. तो आज हमने स्टार्ट किया है विमान स्थान. तो पहला क्वेश्चन यही जनरेट होता है कि विमान का मतलब क्या होता है. तो यहाँ पे आचार्य ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, समझाया है, बताया है कि विमान का मतलब क्या होता है और विमान को सूत्र और निदान के बाद क्यों रखा हुआ है. सो अब निदान स्थान के बाद रस विमान की यहाँ पे व्याख्या करना शुरू की उन्होंने. विमान स्थान के उपदेश का प्रयोजन बताते हुए आचार्य ने यहाँ बताया है कि इस चिकित्सा शास्त्र में रोगों के निमित्त मतलब कि कारण को, पूर्व रूप को मतलब कि लक्षण को, उपशय को, संख्या को, प्राधान्य, विधि, विकल्प, बल, काल, भेद आदि रूप से मतलब संप्राप्ति के रूप में इनके भेदों को समझकर उसके बाद उसके दोष, औषधि, देश, काल, बल, शरीर, सार, आहार, सातम्य, सत्व, प्रकृति, अवस्था मतलब वय के मान को सावधानता पूर्वक वैद्य के लिए ठीक ठीक जानना आवश्यक हो जाता है. अब इनकी सबकी मात्रा आपने समझ ली है, मतलब सूत्र में आपने सूत्र पढ़ लिए, हमने निदान में आके उसके पूर्व रूप लक्षण उपसय संप्राप्ति समझ ली. अब यहाँ पे उन्होंने मान के बारे में चर्चा की है, मतलब एक मान मात्रा हमें समझना होगी जिसके अधीन होकर हम चिकित्सा करते हैं. तो आचार्य चरक ने, आचार्य अग्निवेश ने, पुनर्वसु आत्रेय पुनर्वसु ने यहाँ पे वो चीज़ एक्सप्लेन करके बताई है. उन्होंने बताया है कि क्योंकि दोषों के मान के ज्ञान के अधीन ही चिकित्सा हम कर सकते हैं. आप सूत्र समझ सकते हो, निदान के पंचक समझ सकते हो, लेकिन चिकित्सा आप मान के अधीन होकर ही कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो जितने भी हमारे प्रिस्क्रिप्शन होते हैं, चाहे वो एलोपैथी वाले प्रिस्क्रिप्शन हो, चाहे वो हमारे आयुर्वेद वाले प्रिस्क्रिप्शन हो, किसी भी पैथी के प्रिस्क्रिप्शन हो, बिना मात्रा के आप उसको प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हो. मतलब हमें मान के अधीन होकर ही चिकित्सा करनी पड़ती है. आप सूत्र जानते हो, प्रिंसिपल जानते हो, नो डाउट. आपको पता है कि इस वाली बीमारी में, इस वाली व्याधि में हमको ये वाली मेडिसिन देनी है, ये औषधि देनी है, लेकिन मात्रा कैसे डिसाइड करोगे आप. तो यहाँ पे हमें मात्रा मतलब कि मान, उसके स्पेसिफिक मेजरमेंट की चर्चा करने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए उन्होंने एक स्थान रखा है जिसका नाम है विमान स्थान. ऐसा क्वेश्चन वाइवा में बहुत बार पूछते हैं, विमान स्थान की यूटिलिटी क्या है, क्यों रखा है, इसको सूत्र के बाद और निदान के बाद क्यों रखा है. तो हमें वो समझना है कि विमान स्थान का मतलब क्या है. तो आचार्य ने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है. मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ. इस चिकित्सा शास्त्र में मतलब कि किस किस चिकित्सा शास्त्र में, चरक में, रोगों के निमित्त मतलब कि उनके हेतुओं को जानने के बाद, पूर्व रूप को जानने के बाद, लक्षण और रूपों को जानने के बाद, उपशय और संप्राप्ति को जानने के बाद, संप्राप्ति के भेद, विधि, विकल्प, काल, बल, इन सब चीजों को जानने के बाद, समझने के बाद, और उसके बाद क्या बताया, दोष, औषधि, देश, काल, बल, शरीर, सार, सातम्य, सत्य, प्रकृति, अवस्था, इन सब को जानने के बाद, इनकी मान को पहचानने के बाद क्या बताया है, सावधानी पूर्वक वैद्य को इन सब को जानना आवश्यक हो जाता है. क्योंकि क्यों जानना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि दोष आदि के मान के ज्ञान के अधीन ही हम चिकित्सा कर सकते हैं. दोषों के, इन बाकी सभी फैक्टर के मान के अधीन होकर ही हम क्या कर सकते हैं, चिकित्सा कर सकते हैं, जो कि हमारा मुख्य लक्ष्य है, जो हमारा मेन टारगेट है, जिस पे हमें फोकस करना है. हमें चिकित्सा तो करनी है, लेकिन यदि हम मान के अधीन नहीं हो पाएंगे तो हम नहीं कर सकते. आपके पास में एक सिरिंज है, एम्पुल पड़ा हुआ है, और इंजेक्शन एम्पुल पड़ा हुआ है, सिरिंज पड़ी हुई है, लेकिन आपको मात्रा नहीं पता तो उसको कैसे लोड करोगे आप. सोच के देखो आप, हम बस मेडिसिन पड़ी हुई है, मैं आपको मेडिसिन रख के दे दूंगा, यहाँ पे पेशेंट दे दूंगा, लेकिन यदि आपको मात्रा नहीं पता है, मात्रा का ज्ञान नहीं है, आपको दोषों के मान का भी ज्ञान नहीं है, हमें उसके अधीन होकर जो चिकित्सा करनी है उसका आपको मान नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो आप चिकित्सा कैसे कर सकते हो. तो यहाँ पर उन्होंने उसकी यूटिलिटी बताते हुए आचार्य ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि हमें इसका मान के अधीन होकर या मान के ज्ञान के अधीन होकर चिकित्सा करनी पड़ती है. दोष इत्यादि के मान को ना जानने वाले वैद्य रोग को दूर करने में समर्थ नहीं होते हैं. दोष आदि के मान का ज्ञान ना होने के कारण जो लोग चिकित्सा ऐसी करते हैं वो चिकित्सा समर्थ नहीं होते, मतलब उनकी चिकित्सा तो करते हैं लेकिन उसमें उनको अच्छे रिस्पॉन्स नहीं मिलते, रिजल्ट नहीं मिलते. मतलब खेल पूरा मान का है,
पूरा मात्रा का है, हमें पता ही नहीं है दोषों का कितना इन्वॉल्वमेंट हुआ है, रस का कितना इन्वॉल्वमेंट हुआ है, प्रकृति, बल, काल, फिर आपकी चिकित्सा में औषधि द्रव्य दिए उनका कितना इन्वॉल्वमेंट है, हमें उन सब चीजों के बारे में खबर नहीं है, तो हम कैसे उसको ट्रीट कर सकते हैं। आप ट्रीट कर भी दोगे तो आपको अच्छे रिस्पॉन्स नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे बताई है। उसके बाद उन्होंने क्या बताया, अतः हे अग्निवेश, दोष आदि के मान के ज्ञान के लिए हम यहाँ पे विमान स्थान का उपदेश कर रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने एक विमान स्थान की चर्चा की है और यहाँ पे शुरुआत और प्रस्तावना बताई है। अब उसके बाद इस चैप्टर में हम एंटर करते हैं तो उन्होंने बताया कि रस विमान, तो रस का विमान मतलब कि रस का स्पेसिफिक मेजरमेंट। रस 6 होते हैं, सबको पता है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। लेकिन इनके कॉम्बिनेशन से ही दोषों के बढ़ने घटने की प्रकृति डिसाइड होती है, निर्धारित होती है। आपको पता है 3 रस मिलके किसी दोष को बढ़ाते हैं और वो उनमें से 3 रस ऐसे होते हैं जो उस दोष को कम भी करते हैं। मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ उसके प्रशमन का कारण बनते हैं तो कुछ उसके उत्थान का कारण बनते हैं, मतलब उसको प्रदूषित करने का कारण बनते हैं। जैसे फॉर बात का एग्जाम्पल ले लो आप, तो बात में मधुर, अम्ल, लवण बात को कम करेंगे तो कटु, तिक्त, कसाय बात को बढ़ाएंगे। तो हमें इसकी चर्चा करनी है। एक दूसरा यहाँ पे इसमें कंटेंट आता है जिसका नाम है प्रकृति समसंवेद सिद्धांत और विकृति विषम संवेद सिद्धांत, विकृति विषम वेद सिद्धांत। हमें इसकी चर्चा करनी है, इसके बारे में जानना है, ऐसे क्या चीज होती है या इसका जो प्रिंसिपल है कैसे काम करता है। इसके बाद तीसरी एक कैटेगरी आती है जिसमें इन्होंने बताया है कि 3 द्रव्य ऐसे होते हैं, 3 चीजें ऐसी होती हैं जिनका सर्वथा सेवन नहीं करना है। कौन कौन से हैं? पिप्पली है, क्षार है और लवण है। उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। इसके बाद इसमें 2 मेन कंटेंट आते हैं जो बहुत ज्यादा एग्जाम पर्पस से इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पर्पस के साथ साथ आपके क्लिनिकल, आपकी व्यवहार लाइफ, आपकी दैनिक लाइफ में इसका बहुत बड़ा रोल है। इसके बिना वो सब चीजें कंडक्ट नहीं हो सकती जो आप चाहते हो। मतलब आप जो चिकित्सा में अच्छे परिणाम चाहते हो या जो भी आप दैनिक रूटीन दिनचर्या में ऋतुचर्या में जो अच्छे परिणाम चाहते हो वो नहीं मिल पाते। फॉर कहने का मतलब यहाँ पे है हम अष्ट आहार विधि विशेषायतन की चर्चा करेंगे और आहार विधि विधान की चर्चा करेंगे। यहाँ पे 2 फैक्टर हैं, आहार विधि विधान और आहार अष्ट आहार विधि विशेषायतन की चर्चा करेंगे। तो ऐसे यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। पहले मैंने आपको बताई विमान स्थान की एंटर करने की व्यवस्था कैसी थी, इसको सूत्र के बाद और निदान के बाद क्यों रखा है, विमान का मतलब क्या था वो मैंने आपको उसकी इंपॉर्टेंस बताई। हम किसी भी दोषों के मान के ज्ञान के अधीन होकर ही चिकित्सा कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे आचार्य चरक ने मान की साथ में विमान स्थान का एक कंटेंट रखा हुआ है जिसमें उन्होंने 8 चैप्टर रखे हुए हैं। तो ऐसे 8 चैप्टर का एक स्लॉटमेंट बना है जिसका नाम है विमान स्थान। हमें उसमें चर्चा धीरे धीरे आगे आगे बढ़ाते रहेंगे। हमें इसमें चर्चा करनी है आज कि 3 द्रव्य कौन से हैं जिनका सेवन नहीं करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। 3 द्रव्य का सेवन नहीं करना है, ठीक है, उसके बारे में। लेकिन उसके पहले इन्होंने रस विमान से स्टार्ट होता है, तो रस विमान का मतलब क्या, रस और उसका स्पेसिफिक मेजरमेंट। तो आचार्य यहाँ पे एक्सप्लेन किया है रस के भेद के साथ में। श्लोक नंबर 4 में बताया है रस 6 होते हैं, ओके, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कसाय। यदि इन दोषों का प्रयोग उचित मात्रा में किया जाता है तो शरीर भली भांति चलता है या रहता है, सातम अवस्था में रहता है। लेकिन इन रसों का प्रयोग विपरीत ढंग से किया जाता है तो दोष प्रकुपित और कुपित होने लगते हैं और फिर उन्हें उसकी व्यक्त अवस्था के साथ व्याधि के रूप देखने पड़ते हैं। अब उन्होंने क्या बताया, दोष के भेद से, दोष भी 3 बताए हैं यहाँ पे। उन्होंने क्या बताया है, दोष फिर से 3 होते हैं, वात, पित्त और कफ। ये अपनी स्वाभाविक अवस्था में रहते हुए शरीर के लिए लाभकारी होते हैं। विकृति को प्राप्त होते हुए अनेक प्रकार के विकारों को शरीर में ताप मतलब दुख को उत्पन्न करते हैं, ऐसी आचार्य ने यहाँ पे चर्चा की है। अब उन्होंने बताया है कि रस के गुण, तो जो रस विमान लिया है, अब यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिलेगी। रस विमान उन्होंने बताया कि आखिर ऐसा क्या, तो इसमें 3 रस एक एक दोष को कंट्रोल करते हैं, उसको बिगाड़ते हैं और उसको बनाते हैं। मतलब कुछ 3 दोषों का कॉम्बिनेशन किसी चीज को बढ़ाता है, किसी दोष को बढ़ाता है, तो फिर किन 3 दोषों का कॉम्बिनेशन जो है वो किसी दोष को घटाता भी है। अब यहाँ पे आचार्य चरक ने, आचार्य आत्रेय पुनर्वसु ने यहाँ पे श्लोक नंबर 6 में बताया है, इनमें 3 रस एक एक दोष को उत्पन्न करते हैं या प्रकुपित करते हैं और 3 दोष जो है, 3 रस जो है वो एक दोष को शांत भी करते हैं। कैसे उन्होंने बताया, तो क्या बताया कि जैसे बात को कटु, तिक्त और कसाय जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रकुपित करते हैं, और मधुर, अम्ल, लवण जो होते हैं वो बात को शांत करते हैं। फिर पित्त को कटु, अम्ल और लवण जो होते हैं, कटु, अम्ल, लवण जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रकुपित करते हैं, मतलब दूषित करते हैं। तो कसाय, स्वादु और तिक्त रस जो होते हैं वो उसको शांत करते हैं। फिर उन्होंने बताया कि मधुर मतलब कि कफ को मधुर, अम्ल और लवण रस जो होते हैं वो बढ़ाते हैं, मतलब कि क्या करते हैं, प्रकुपित करते हैं। तो वहीं कटु, तिक्त और कसाय जो होते हैं रस, वो क्या करते हैं, उसी दोष को
कम करते हैं। तो यहाँ पे रसों की महिमा बताने के लिए रस विमान से उन्होंने चैप्टर स्टार्ट किया। विमान किसी भी चीज के पीछे लगा हुआ, मतलब उसका स्पेसिफिक मेजरमेंट या मान का ज्ञान होना हमें ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि दोषों की वृद्धि एवं समन में दोषों की कारण या रीजन क्या होता है। दोषों की वृद्धि और समन में रसों का कारण, रसों का इन्वॉल्वमेंट। देखो रस विमान से स्टार्ट किया, इसलिए उन्होंने रस की चर्चा की है। जब रसों का सेवन किया जाता है तो वे, मैं श्लोक नंबर 7 का एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ के सुना रहा हूं। जब रसों का सेवन किया जाता है तो वे रस शरीर में जाकर दोषों से अपना संपर्क स्थापित करते हैं। ऐसी अवस्था में जो रस जिस दोष के समान गुण वाला होता है, अर्थात उसके अनुकूल होता है अथवा उसमें गुणों की समानता अधिक रूप में पाई जाती है, तो वह रस उन दोषों को बढ़ाने वाला होता है। और जो रस जिन दोषों के विपरीत गुण वाला, अधिक रूप में उनमें गुणों की विपरीतता या प्रतिकूलता पाई जाती है, वे उन दोषों को शांत करने वाले होते हैं। परंतु यदि इन रसों का सतत अभ्यास किया जाए तो इन्हीं व्यवस्थाओं के कारण परस्पर नहीं मिले हुए और पृथक पृथक रसों की संख्या 6 के साथ साथ अगणित भी हो जाती है। अपरिसंख्य, मतलब कि हम जो 6 रस पढ़ते हैं उनके कॉम्बिनेशन भी बन सकते हैं। एक के साथ में 5 का कॉम्बिनेशन, फिर एक के साथ में 4 का, 3 का, 2 का और 1 का। मतलब अभी हमें 6 रस दिख रहे हैं, लेकिन जैसे हमने बताया 2 दोष 3 दोष होते हैं, तो 3 के हम कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं, 3 और बना देते हैं। मतलब वात का पित्त के साथ, वात का कफ के साथ, फिर कफ का वात के साथ में और कफ का पित्त के साथ में, फिर पित्त का कफ और वात के साथ में। तो ऐसे ही 6 रस हैं, लेकिन 6 का फिर उन्होंने कॉम्बिनेशन बताया। तो मतलब इस बेस पे वो कैसे हो सकते हैं, मेजरमेंट, मतलब कि मान हो सकता है। रस जो है, मधुर जो है, वो 5 के साथ कंबाइन करे, एक उसका फैक्टर बनेगा, फिर 4 के साथ करे, फिर 3 के साथ करे, फिर 2 के साथ करे और फिर एक खुद मधुर। तो मधुर 1 और बाकी 5, तो उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी, उसकी मात्रा बढ़ेगी। मतलब ये अपरिसंख्य, मतलब कि हम इनकी संख्या या गणना नहीं बता सकते। मतलब कि कॉम्बिनेशन के बेस पे या संयोग के बेस पे इसका नंबर बढ़ जाता है। हमें रस 6 देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये कॉम्बिनेशन के आधार पे इनकी संख्या अगणित हो जाती है, अपरिसंख्य हो जाती है। अब उन्होंने यहाँ पे क्या बताया, इन रस और दोषों का विकल्प विस्तार और परस्पर मिलित होने पर तरतम योग से इनकी संख्या अगणित और कैसी हो जाती है, विकल्प के भेद से अपरिसंख्य हो जाती है। ऐसी उन्होंने चर्चा की है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे आज हम एक टॉपिक है जो जिसका नाम है 3 द्रव्य कौन कौन से नहीं लेना है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो 3 द्रव्य के बारे में आचार्य ने बताया है यहाँ पे, पिप्पली, क्षार और लवण, इन 3 को क्यों नहीं लेना है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम प्रकृति समसंवेद और विकृति विषम संवेद के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद अष्ट आहार विधि, विशेषायतन और आहार विधान के बारे में चर्चा करेंगे। सो श्लोक का नंबर 16, सबसे पहले द्रव्य है पिप्पली। कौन से ऐसे 3 द्रव्य हैं जिनका अधिक सेवन नहीं करना या फिर सेवन जो है वो वर्जित किया हुआ है। श्लोक का नंबर 15 में, अथ खलु त्रीणि द्रव्याणि न नात्युपंजीत अधिकम अन्येभ्यो द्रव्येभ्य तद्यथा पिप्पली, क्षार, लवणमिति ही। इन 3 द्रव्यों का सेवन नहीं करना है। अत्यधिक सेवन में वर्जित द्रव्य कौन कौन से हैं, अन्य द्रव्यों की अपेक्षा 3 द्रव्यों का अधिक मात्रा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। कौन कौन से 3 द्रव्य हैं, कौन, पिप्पली है, क्षार है और लवण है। तो सबसे पहले श्लोक का नंबर 16 से पिप्पली क्यों नहीं लेना है। पिप्पली रस में कटु होती है, विपाक में मधुर हो एवं गुरु होती है। यह अधिक स्निग्ध और उष्ण नहीं होती है, क्लेद उत्पन्न करने वाली होती है। वैद्य लोग चिकित्सा के लिए इसका प्रयोग करते हैं। प्रयोग करने पर यह शीघ्र ही शुभकर होती है। अशुभकर मतलब दुखकर कार्यों को उत्पन्न करने वाली होती है। अर्थात इनका कहने का तात्पर्य क्या है, मात्रा के प्रयोग, मात्रा के हिसाब से इसका हम प्रयोग करते हैं तो सुखकर होती है, और अधिक अभ्यास करने से हमें यह दुखकर होती है, मतलब हमें लाभकारी नहीं होती है। वह प्रयोग में सम साध्य गुण्य होने से सम मात्रा में या अल्प मात्रा में या थोड़े काल तक इसका प्रयोग किया जाता है तो आपात भद्र अर्थात कुछ देर के लिए शुभ कारक होती है। यदि हम इसको मात्रा में यूज करते हैं तो हमें ये शुभकारी होती है, लाभकारी होती है। यदि इसका सेवन अधिक मात्रा में निरंतर किया जाए तो दोषों का संचय करती है। निरंतर सेवन करने से पचने में भारी और क्लेदकारी होती है। अतः कफ का और उष्ण होने से पित्त का उत्क्लेश करती है। अल्प मात्रा में स्निग्ध और उष्ण होने से वायु को शांत करने में समर्थ नहीं होती, मतलब वायु को बढ़ाती है। पिप्पली जो होती है वो योगवाही होती है, अतः केवल अकेले पिप्पली का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। मतलब पिप्पली का प्रयोग नहीं करना है तो क्यों नहीं करना, उसके बारे में आचार्य ने यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताया है। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पिप्पली जो रस होता है, पिप्पली का जो रस होता है वो कटु होती है, विपाक में मधुर एवं गुरु होती है। यह अधिक उष्ण और स्निग्ध होती है, स्निग्ध नहीं होती है, क्लेद उत्पन्न करने वाली होती है, योगवाही होती है।
वैद्य लोग चिकित्सा के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो उन्होंने आचार्य ने यहाँ बताया कि यदि हम इसका मात्रा में उपयोग करते हैं, सही प्रमाण में यूज करते हैं, तो हमें ये लाभकारी होती है और सुखकर होती है। लेकिन यदि इसका हम अभ्यास ज्यादा करते हैं तो हमें ये दुखकारी होती है और हमें लाभप्रद नहीं होती है। मतलब इसकी हम मात्रा के अकॉर्डिंग यदि इसका उपयोग नहीं करते हैं तो हमें शुभकारी नहीं होती है या लाभकर नहीं होती है। फिर उन्होंने बताया ये योगवाही होती है, ठीक है। अतः केवल अकेले पिपली का अधिक मात्रा में उपयोग नहीं करने का विधान बताया है। दूसरा द्रव्य है जो नहीं करना चाहिए उपयोग में, ज्यादा सेवन में नहीं लेके आना चाहिए या फिर उसका वर्जन करना चाहिए, वो क्या बताया? क्षार। तो क्षार के बारे में क्या बताया है? क्षार उष्ण, तीक्ष्ण और लघु गुण विशिष्ट होने के कारण सेवन करने पर सर्वप्रथम क्लेद कारक होता है या फिर क्लेद को उत्पन्न करता है। मतलब फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्षार जो होता है वो उष्ण, तीक्ष्ण और लघु गुण विशिष्ट होने के कारण सेवन करने पर सर्वप्रथम क्लेद को उत्पन्न करने वाला होता है, बाद में शोषण का काम करता है। यह क्षार जो है वो पाचन में, दाह में और भेदन कार्यों के लिए उपयुक्त किया जाता है। इसलिए अपने आयुर्वेद शास्त्र में क्षार कर्म का एक कर्म विधान बताया हुआ है। यदि क्षार का अधिक प्रयोग किया जाए तो वह क्या कर सकता है? केस, दृष्टि, हृदय और पुंसत्व शक्ति को भी नष्ट कर देता है। मतलब इनका क्यों वर्जन करने के लिए बोला है, क्यों इनका सेवन करने के लिए मना किया है? यदि इनका हम अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो क्या उसके डीमेरिट्स या उसके अलाव क्या हो सकते हैं? केश को, दृष्टि को, हृदय को और पुंसत्व शक्ति को नष्ट करने वाला होता है। जो ग्रामवासी, निगम, जनपदवासी प्राणी इस क्षार का अधिक मात्रा में और निरंतर प्रयोग करते हैं, वे प्राणी अंधापन, नपुंसकता, खालित्य, पालित्य मतलब असमय ही बालों का गिर जाना, झड़ जाना, रोगों से युक्त होने लगते हैं या होते हैं। उनके हृदय प्रदेश में केची काटने जैसी पीड़ा होती है। प्राच्य देशवासी जैसे कि आसामी या बंगाली, चीन देशवासी मनुष्य जैसे होते हैं, उनका एग्जाम्पल बताया है। ऐसे मनुष्य को क्षार का सेवन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, इसलिए क्षार का अत्यधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने क्या बताया? क्षार जो होता है वो क्लेदकारी होता है, इसलिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। यह शोषण का काम करता है। यह क्या होता है? पाचन, दाह और भेदन के कार्य में प्रयुक्त होता है, इसलिए हमने क्षार कर्म इसका उपयोग किया हुआ है। पायस को, फिस्टुला को, फिसर्क में, इन सब कर्म में हम इन सब व्याधियों में क्षार कर्म का उपयोग करते हैं। लेकिन इनका यदि हम ज्यादा मात्रा में उपयोग करते हैं तो हृदय के लिए, मुंसत शक्ति के लिए, केस के लिए हमारे लिए ये नुकसानकारक हो सकता है। मतलब इसमें नपुंसकता वाले कैरेक्टर, बालों का असमय ही गिरना, झड़ना, ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाती हैं। इसके डीमेरिट्स या फिर इसके उपद्रव हमें देखने को मिलते हैं, तो हमें उनका उपयोग नहीं करना है, मतलब क्षार का और उपयोग नहीं करना है। इसके बाद आता है लवण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लवण का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए। तो आचार्य ने यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। श्लोक नंबर 18 में बताया है, जो लवण है मतलब जो नमक है वो उष्ण और तीक्ष्ण गुणयुक्त होता है। यह अति गुरु नहीं होता है, ना अधिक स्निग्ध होता है। क्लेद कारक और संसर्जन होने की वजह से दोषों को बाहर निकालने में समर्थ होता है। अन्य द्रव्यों को या अन्य द्रव्यों में रुचि उत्पन्न करने वाला होता है। अल्प काल में और अल्प मात्रा में प्रयोग करने से यह उत्तम और लाभकारी माना जाता है। इसके कारण ही तत्काल ही कल्याणकारक माना जाता है। अधिक समय तक और अधिक मात्रा में सेवन करने से ये अलाभकारी होता है, अशुभ होता है, असुखकर होता है, सुख नहीं देने वाला होता है। यह रोचन, पाचन, उपक्लेदन, विसर्जन कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यदि इसका अत्यधिक प्रयोग किया जाए तो शरीर में क्या हो सकता है? ग्लानि, शिथिलता और दुर्बलता उत्पन्न होने लगती है। जो ग्राम, नगर, निगम, जनपद निवासी मनुष्य इसका निरंतर सेवन करते हैं, वे अधिक रूप से ग्लानि युक्त होते हैं। उनके शरीर में मांस और रक्त जो होते हैं वो शिथिल अवस्था में पड़ जाते हैं। वे क्लेश को सहन करने में सर्वथा असमर्थ होते हैं, क्लेश को समर्थ नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, देखो एग्जाम्पल दिया है, वाल्मीकि देशवासी, सौराष्ट्र, गुजरात, मतलब यहाँ पे ये जो एरिया है इसमें नमक का उपयोग दूध के साथ में करते हैं, इसका उन्होंने बताया है, एग्जाम्पल दिया हुआ है। वाल्मीकि देशवासी, सौराष्ट्र, गुजरात, इस सिंध और सौबीर देश की रहने वाली जनता इससे अफेक्टेड होती है। ये दूध के साथ नमक खाते हैं। इस जगत में जो भूमि के अधिक ऊषर देश हैं, ऐसे स्थान में नमक से उपहत होने से औषधि, विरुद्ध, वनस्पति और वानस्पत उत्पन्न नहीं होते हैं, अथवा उत्पन्न होते हैं तो कैसे होते हैं? अल्प तेज वाले। आपको याद है मैंने स्टार्टिंग क्लास में आपको एग्जांपल दिया है, नमक और दूध का सेवन यहाँ बहुत करते हैं। नमक का सेवन बहुत यूज करते हैं, जैसे सोडे में नमक ज्यादा होता है, छाछ में नमक होता है या क्षार सब्सटेंस होता है, फिर आपकी जो भी आप गांठिया, फाफड़ा, थेपला जो भी, तो इनमें हमें नमक बहुत ज्यादा देखने को मिलता है या फिर क्षार सब्सटेंस देखने को ज्यादा मिलता है। तो उन्होंने बताया यहाँ पे वाल्मीकि प्रदेश के लोग या सौराष्ट्र के लोग यहाँ पे इसका बहुत ज्यादा सेवन करते हैं, तो वो हमें नहीं करना है, इसलिए इसके हमें एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं।
तो नमक से अपहुत होने पर औषध, विरुद्ध, वनस्पति, वानस्पत ये उत्पन्न नहीं होते। यदि उत्पन्न हो भी जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, वो अल्प बल वाले होते हैं, अल्प तेज वाले होते हैं, इसलिए लवण का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य लवण का अधिक मात्रा में सेवन कर प्रकृति के अनुकूल हो गए हैं, सातम्य हो गए हैं, उन्हें भी अकाल खालित्य हो सकता है, पालित्य हो सकता है, मतलब बालों का झड़ना, केश का गिरना, ये सब कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं, या फिर हमें और भी स्किन डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आचार्य ने बाल लवण का उपयोग ना करने का रीजन बताया। तो हमें ऐसे 3 चीजों का सेवन नहीं करने का जो विधान बताया है वो रस विमान विमान स्थान के पहले वाले चैप्टर में बताया। ये वाइवा में पूछते हैं ऐसे कौन से 3 द्रव्य हैं जिनका सेवन निषेध है, वर्जित है, जिनको नहीं करना चाहिए। तो पहला पिप्पली, दूसरा क्षार और तीसरा लवण। इनका उपयोग हमें नहीं करना है, ये आचार्य ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे किसकी, आहार विधि विशेषायतन की, आहार विधान की, अष्ट आहार विधि विशेषायतन और आहार विधान की, और प्रकृति समसंवेद और विकृति विषम संवेद की चर्चा हम करेंगे। आज की क्लास में किसी को डाउट है तो वो हमसे पूछ सकता है। रिगार्डिंग टुडेज क्लास, एनीवन हैव डाउट? एनीवन आस्क? किसी को आज की क्लास में डाउट है तो वो पूछ सकता है। आज की क्लास के रिगार्डिंग, आज के टॉपिक, मैंने विमान स्थान स्टार्ट किया, उसमें मैंने 3 चीजें बताई थी। विमान का इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों सूत्र स्थान और निदान स्थान के बाद विमान स्थान को रखा है, विमान का मतलब क्यों है, क्यों पढ़ना है, एक मैंने ये पूछा था, बताया था। इसमें मैंने कुछ कंटेंट बताया कि इसमें हमें प्रकृति समसंवेद, विकृति संवेद, विषमवेद के बारे में चर्चा करनी है। हम आहार अष्टविधि विशेषायतन, आहार विधान के बारे में, और 3 द्रव्य ऐसे कौन से। तो आज हमने 2 चीजों के बारे में चर्चा की, रस की प्रधानता या रस का मान क्यों रखा गया यहाँ पे, मतलब रसों के कॉम्बिनेशन के बेस पे ही हम दोषों का मान कर सकते हैं और मान के अधीन होकर ही हम चिकित्सा करने में समर्थ हो सकते हैं। उसके बाद मैंने आज एक कंटेंट या एक टॉपिक लिया जिसका नाम है 3 द्रव्य ऐसे कौन से जिनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। सो पिप्पली, लवण और क्षार का सेवन ना करने का विधान आचार्य ने यहाँ बताया। क्यों नहीं करना चाहिए उसके उन्होंने कारण दिए हैं, कॉज दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे प्रकृति समसंवेद, विकृति विषम संवेद की, और आहार विधि विशेषायतन और आहार विधान की हम चर्चा करेंगे। सो आज की क्लास में किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है। हाँ बोलो रिद्धि। हेलो। विमान स्थान का, हाँ रिद्धि बोलो बोलो। विमान स्थान का इंपॉर्टेंस फिर से समझाइए ना। विमान स्थान का इंपॉर्टेंट ये है कि हम सूत्र पढ़ के आए हैं और निदान में हमने उसके निदान पंचक के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अब हमें चिकित्सा करनी है तो उसके पहले हमें विमान भी पढ़ना पड़ेगा। मतलब विमान स्थान को क्यों रखा है, हम सूत्र कितना भी पढ़ लें, हम निदान के पंचक कितना ही पढ़ लें, हम जब तक दोषों का मान हमें समझ में नहीं आएगा, हमें मान का ज्ञान नहीं होगा, तो हम चिकित्सा नहीं कर सकते। हमने इसको इस तरीके से समझाया कि सपोज यदि आपके पास में हमने कोई द्रव्य रखा है, कोई ड्रग रखा है, कोई मेडिसिन रखी है, लेकिन यदि आपको मात्रा नहीं पता है तो आप उसको कैसे यूज करोगे। इसलिए विमान स्थान का इंपॉर्टेंस है। मान की हमें हमेशा महत्वता समझना पड़ेगी, या समझ करके ही हम उसको आगे चिकित्सा में उपयोग कर सकते हैं। दोषों का मान मतलब कि दोष कहाँ तरतम भाव में आए हैं, कहाँ ज्यादा घट रहे हैं, कहाँ ज्यादा बढ़ रहे हैं। 6 रस हैं, लेकिन रसों के कॉम्बिनेशन के हिसाब में दोषों का बढ़ना घटना होता है। मतलब 3 रस ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, किसी एक दोष को बढ़ाते हैं, और वहीं पे 3 रसों का कॉम्बिनेशन ऐसा है जो किसी एक दोष को घटाते हैं। तो मतलब वहां मान की बात, जहां न्यूमेरिकल कोई चीज आ रही है, जहां किसी मात्रा की बात आ रही है, वहां पे मान की चर्चा की हुई है। मतलब हमें सूत्र के बारे में सूत्र स्थान में बताया, हमें प्रिंसिपल पता है, हमें चिकित्सा का सिद्धांत पता है, लेकिन हमें मात्रा नहीं पता है, हमें दोषों का मान नहीं पता है, हमें धातुओं का मान नहीं पता है, तो हम चिकित्सा कर नहीं सकते हैं। हम चिकित्सा के अधीन तभी हो सकते हैं जब हमें दोषों का, दूषियों का, रसों का मान पता होगा, तब हम औषधि का भी मान लगा सकते हैं। आपको सब कुछ पता है कि बात बढ़ा हुआ है, लेकिन बात किस अमाउंट में, किस तरतम भाव में, प्रबर मध्यम अबर में बढ़ा हुआ है, उसके बेस पे ही हम मान को डिसाइड करते हैं। हमें किसी चीज को ट्रीट करना है, या सब सामने आपके सपोज एक मेडिसिन पड़ी हुई है, हमने उसको बोला आपको लोड करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने आपको एक एम्पुल दिया, मतलब एक इंजेक्शन दिया और एक सिरिंज दिया, हमने कहा रिद्धि इसको लोड करो इसको, तो आपको पता ही नहीं सर इसमें सिरिंज में कितना लेना है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि पेशेंट की हिस्ट्री क्या है। मतलब पेशेंट की हिस्ट्री कब आएगी, जब हमने उसके सूत्र स्थान के बारे में पढ़ा, मतलब कि हमने पेशेंट में दिनचर्या, ऋतुचर्या, उसके रोगन अध्याय के बारे में पढ़ा, उसकी मात्रा के बारे में पढ़ा, फिर हमने इंद्रोक्रमणी के बारे में पढ़ा, हमने चिकित्सा चतुष्पाद के बारे में पढ़ा, हमने उसके बाद हमने स्नेहन, स्वेदन, बमन, बरेचन, इन सब चीजों के बारे में पढ़ा। मतलब हमें अब मान डिसाइड करना है कि इसको कितनी मात्रा देनी चाहिए, और वो कब हो सकता है, जब हमें इन सब सूत्र के बाद निदान। अब निदान स्थान में क्या बताया था, निदान पंचक, आपको पूर्व पता है, रूप पता है, उपसय पता है, संप्राप्ति पता है, संप्राप्ति की टाइप पता है, लेकिन चिकित्सा तो तभी कर सकते हो जब आपको मान पता रहेगा। इसलिए
सूत्र और निदान के बाद मान की चर्चा की, और मान का मतलब यहाँ मेजरमेंट से है, हमें मात्रा का डिसाइड करना होती है। हाँ, कोई भी चीज की हो, जैसे उन्होंने रस भी मान लिया, तो रस का मान क्या होगा, मतलब 6 रस हैं, लेकिन 6 रस एक साथ में सब चीजों को घटाते बढ़ाते नहीं है। कुछ 3 रस जो होते हैं वो किसी एक दोस्त को बढ़ाते हैं, कोई 3 रस जो होते हैं वो किसी एक रस को घटाते हैं। तो हमें यहाँ पे ये चीज समझना है, उनके मान की चर्चा की हुई है। तो इस पर्पज से इनका यहाँ पे यूटिलिटी बताइए कि दोषों के मान रसों के मान के ज्ञान के अधीन होकर ही हम चिकित्सा कर सकते हैं, बिना उसके हम चिकित्सा नहीं कर सकते। ये इसका इंपॉर्टेंस बताया। समझ में आया रिद्धि? यस सर। ओके, और किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। चलिए, तो और किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। रिगार्डिंग टुडेज क्लास, मैंने आज मान की डेफिनेशन, मान के बारे में समझा के दिया है, और 3 द्रव्य क्यों नहीं लेना चाहिए उसके बारे में बताया है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक की भी चर्चा करेंगे। आज की क्लास में किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में कई बार पूछते हैं। वायवा में मैंने कई बार देखा है, आहार विधि विशेषण क्या होते हैं, आहार विधान क्या होता है, 3 द्रव्य कौन से होते हैं, प्रकृति सम संवेद, विकृति विषम संवेद क्या सिद्धांत होता है, तो उनके बारे में चर्चा की हुई है, और उसके बारे में वायवा में पूछते हैं, और थ्योरी एग्जाम में तो इसमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसको आप सुनने के साथ साथ में किताब को भी फॉलो करो, बुक को खोलो, एक बार देखो। इसलिए मैंने पहले से बता देता हूँ कि भैया कल टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, तो एटलीस्ट आप थोड़ा उसको तैयार करके आओगे तो आपको थोड़ा अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ओके, सो अभी किसी और को डाउट नहीं आ रहा है, तो नाउ वी आर गोइंग टू stop here. We will continue the next class. Wish you best of luck to all. Have a nice day and have a good day. Thank you to all.